हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज हम यहां पर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज यूज्ड इन। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो किस में यूज़ की जाती है? शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, बिल्डर्स के द्वारा और इंजीनियर्स के द्वारा। ये लोग जो होते हैं ये एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को करने का मैं जो बेसिक पर्पस है वो है कॉस्ट को फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस पर ये देखना कि कितना प्रॉफिट या लॉस उनको बनेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू सब वर्क्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस जो होती हैं वो हम सब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के मेथड के थ्रू हम वहाँ पर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मेथड बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है, रोड बनाने में, ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, वर्कशॉप्स, इनमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। इसलिए ऑप्शन 1 शिप बिल्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। अब वर्क इन प्रोग्रेस में क्या चीज़ आती है? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड एंड कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बताइए क्या होगा आंसर इसका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अब देखिए, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में क्या अंतर है। सर्टिफाइड वर्क वो वर्क होते हैं जो कि हमारे ऑन द बेसिस ऑफ उसके जो प्रॉफिट होता है उस पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अनसर्टिफाइड वर्क वो होते हैं जिसमें हमारा जो काम है वो हमारा नॉन सर्टिफिकेशन के बेसिस पर सर्टिफाइड नहीं होता है और वहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये इनका अंतर है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू इन लेटर, इन एक्यूमुलेशन रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्यूमुलेशन रिजर्व्स। बताइए देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जब भी काम किया जाता है, तो वहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो वहाँ पर अकाउंटिंग उसको हम मेंशन नहीं करते हैं, और जो भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक्यूमुलेशन अकाउंट में। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अभी तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर या आने वाले समय में ये कंप्लीट होगा। तो अभी जितना वर्क हो गया है उतना काम उसको वहाँ पे शो कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक्यूमुलेशन अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ 15% कंप्लीट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा 50% कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है नॉर्मली
किससे क्रेडिट किया जाएगा? 15% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट अमाउंट से, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट अर्न मल्टीप्लाइड बाय कैश रेशो, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, जब कभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे इसका जो हम नॉर्मली प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं वो 2/3 होता है प्रॉफिट का, जो कि अर्न किया गया है उसके द्वारा, और साथ में इसको हम कैश रेशो से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज़ यूज़फुल फॉर। अब कॉस्ट में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड कर देते हैं तो ये हम कॉस्ट प्लस, एक कॉन्ट्रैक्ट एक मेथड होता है, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, बोथ, या नन ऑफ दीज? देखिए, ये जो मेथड होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी दोनों के लिए ही यूज़फुल होता है, इसलिए बोथ राइट आंसर होगा। इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है, पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक सर्टेन परसेंटेज उस पर कॉस्ट प्रॉफिट का हम लगाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडिशनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जीक्यूशन वर्क, पार्टली टू बोथ ऑफ देम, या सर्टिफाइड वर्क। बताइए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, उस पर लॉस अकर हुआ है, तो वो ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा? देखिए, इस तरह का कोई भी लॉस अगर आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंप्लीट होने वाला है या इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो सिर्फ वहाँ पर हम लॉस की ही कैलकुलेशन नहीं करते, प्रॉफिट की भी करते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे प्रॉफिट भी हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर कोई लॉस है तो P&L के में वहाँ पे शो कर दिया जाता है, ठीक है, और अगर प्रॉफिट है तो वो भी वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टियर क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड्स protection against possible changes to which of the following: the value of materials, labor and other expenses, contract value, percentage of profit, या none of the above? बताइए देखो, ये टीयर क्लॉज होता है, ये हमें प्रोटेक्शन किस किस की देता है? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस, ये सब की ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द सिस्टम विच गिव्स अस कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज रीऑर्डर पॉइंट वैल्यूएशन मेथड, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, ABC एनालिसिस टेक्निक। बताइए देखिए, ऐसा सिस्टम जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वांटम और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की, तो इस तरह का सिस्टम कहलाता है हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें एक्यूरेसी मिलती है, फिज़िकल इन्वेंट्री हमारी कितनी है इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और साथ में हम जो भी हमारे रिकॉर्ड बैलेंसेस हैं उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए। बेसिक फीचर इस सिस्टम का मेनली ये होता है कि जो भी इन्वेंट्री है उसकी मेंटेनेंस ये लोग देखते रहते हैं कि इन्वेंट्री कितनी है, उसकी मेंटेनेंस किस हिसाब से होनी है, और कॉन्टीन्यूस बेसिस पर वो उसके रिकॉर्ड्स को भी चेक करते रहते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, कितना हमें उसको मेंटेनेंस के लिए
वहाँ पे चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में हमें फाइंड आउट होती हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि HIFO मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज़ यूजफुल व्हेन द प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ मटेरियल इज डिक्रीजिंग, प्राइस ऑफ मटेरियल फ्लक्चुएटिंग, प्राइस ऑफ मटेरियल इज स्टेबल। बताइए। देखिए HIFO मेथड जो है, जिसको हम हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, ये मेथड हमारा सूटेबल होता है फ्लैक्चुएटिंग मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर जो हैविली प्राइस्ड होते हैं मटेरियल्स के, वो रिकवर हो, पहले हम कर लेते हैं उनको रिकवर, बाद में उनकी वैल्यूएशन लोएस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्रेट रिजर्व का क्रिएशन हो जाता है, जो कि अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्लैक्चुएटिंग मार्केट में हमारा HIFO मेथड जो है वो यहाँ पर यूज़फुल रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे मटेरियल्स के प्राइस क्या हैं, ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ LIFO मेथड इज़ सुइटेबल व्हेन प्राइसेस। अब हमें बताना है कि LIFO मेथड कहाँ पे सुइटेबल होता है, जहाँ पर प्राइस हमारे फॉलिंग होंगे, राइजिंग होंगे, कांस्टेंट होंगे, या फिर इन सभी कंडीशंस में। देखिए हमारे पास आपने पढ़े होंगे 2 मेथड होते हैं, LIFO और FIFO, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हम वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का, किस तरह से हमें इश्यू करनी है। FIFO को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं और LIFO होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वहीं अगर हम क्वेश्चन में हमसे LIFO पूछा गया है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो LIFO मेथड है वो यूज़ किया जाता है उस केस में जहाँ पर हमारे प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, और FIFO मेथड हमारा यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में हमें LIFO पूछा गया है, LIFO होता है जहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 राइजिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब हमसे पूछा है ABC एनालिसिस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। ABC एनालिसिस इज़ द पॉपुलर टेक्निक ऑफ ABC, इन्वेंट्री कंट्रोल, काई स्क्वायर टेस्ट, मोनोप्सोनी या F टेस्ट। बताइए। ABC एनालिसिस टेक्निक किसके लिए पॉपुलर टेक्निक है? देखिए ABC एनालिसिस एक पॉपुलर टेक्निक है हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की। इसमें इन्वेंट्री को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। ठीक है, A में उन मटेरियल्स को रखा जाता है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, और कैटेगरी B में उन मटेरियल को रखा जाता है जो कि स्लाइटली चीपर है A के कंपैरिजन में और मॉडरेट इम्पॉर्टेंट है। वहीं C कैटेगरी में उनको रखा जाता है जो कि चीपेस्ट हैं और लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लग्जरी वर्ड दे सकते हैं, और मॉडरेट और चीपेस्ट। ठीक है, इस तरह से रखा जाता है। अब क्वांटिटी की बात करें तो इसमें क्वांटिटी हाई होती है, क्योंकि चीपेस्ट क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। इसमें हमारी मिड रेंज की होती है और इसमें सबसे लो होते हैं, यानी कि सबसे कम मटेरियल रखा जाता है, क्योंकि एक्सपेंसिव मटेरियल कम होते हैं। तो वो मटेरियल के केस में यहाँ पे लो होगा, मटेरियल के केस में मिड होगा, और मटेरियल के केस में यहाँ पे हाई क्वांटिटी होगी C कैटेगरी में। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे फोकस सबसे ज़्यादा किस पर करती है, A पर, उसके बाद B पर, लास्टली ऑन मटेरियल C। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे A इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ नोन एज। अब हमें बताना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस नाम से जाना जाता है, कैश रेशियो, कॉस्ट रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी या फिर प्रॉफिट रेशियो। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी कितना बेच रही है माल, और
कितना इन्वेंट्री वो रिप्लेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उससे डिवाइड करती है उस पीरियड ऑफ टाइम को, तो वहाँ पर उसकी स्टॉक वेलोसिटी निकल कर आ जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे स्टॉक वेलोसिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EOQ इज कंप्यूटेड बाय। अब EOQ बताना है हमें कैसे कंप्यूट होता है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है, आप इसके ऊपर अंडर रूट भी लगा लेना। बताइए EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, देखिए अंडर रूट है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2AO अपॉन CI, यानी कि A है हमारा एनुअल यूसेज, O है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, CI है हमारा कैरिंग कॉस्ट, सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹15,000, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹60,000 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹2,20,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। अब आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, कैलकुलेट करिए और बताइए क्या होगा आंसर। पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालोगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो देखिए हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000 अपॉन 2, ये कितना हो गया 50,000 एंड 60,000 1,10,000 और अपॉन 2, तो यानी 11,000 हो गया सीधे सीधा। 11,000 में अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55,000 निकल के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा है 2,20,000 अपॉन 55,000, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 55 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 220 निकल कर आ जाएगा, तो आंसर होगा हमारा 4 टाइम्स। ऐसे हमारा आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड अ मॉडल टू अप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश होल्डिंग इन अ फर्म। कीथ वी स्मिथ, मिलर एंड ओर, विलियम जे वॉमल एंड JM कीन्स। क्या होगा, ऑप्टिमम कैश होल्डिंग को डिटरमाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारा विलियम जे बॉमल ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एट व्हाट वैल्यू इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक को किस पर हम वैल्यूड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। बताइए क्या होगा। देखिए ये हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस में जो भी कम होगा उस पर क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यूएशन करते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है फीफो एंड लीफो आर वैल्यूएशन मेथड ऑफ। बताइए फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, देखिए फीफो एंड लीफो मेथड जो है वो हमें कैलकुलेट करके देता है रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड, यानी कि कितना हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, कितना क्वांटिटी हमारी यूज होगी।
तो ये हमें देता है फीफो हो गया, लीफो हो गया, इवन हीफो भी हमें ये कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इंश्योरेंसेज आर linked to current economic prices, LIFO method, FIFO method, HIFO method या weighted average value method। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिफो मेथड। अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड जो भी हमारे मटेरियल का इशू जो होता है उसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम इशूड करेंगे उस मटेरियल का प्राइसेस कितने होंगे, करंट इकोनॉमिक प्राइसेस उससे रिलेटेड कितने होंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं जहाँ पर हमारा मटेरियल के प्राइसेस कम आ रहे हैं हम उसको फर्स्ट निकालते हैं। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिससे कि क्या होता है हम एक इकोनॉमिक वैल्यू लेके चलेंगे उसकी। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ वैल्यू इंक्रीजिंग एप्रिसिएशन करंट असेट्स विल बी वैल्यूड एट लोअर लेवल। किस में होगा? लिफो में, फीफो में, सिंपल एवरेज मेथड या फिर नन ऑफ दी अबव। अभी हमने स्टार्टिंग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे, ये हम करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन में जब भी इन्फ्लेशन का केस होगा तो वहाँ पर हम लीफो मेथड यूज़ करते हैं, और डिफ्लेशन की बात की जाती है तो फीफो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा लीफो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेद एनालिसिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मशीन्स, मटेरियल एंड वर्कर्स। और वेद की आप फुल फॉर्म भी बता सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि वी से क्या होता है, ई से क्या होता है, डी से क्या होता है। देखिए यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वेद को यूज़ किया जाता है, और ये 3 कैटेगराइज में है, डिवाइड किया गया है। वी से होता है हमारा वाइटल, ई से होता है हमारा एसेंशियल, और डी से होता है हमारा डिज़ायरेबल एनालिसिस। ठीक है, और ये हमारा कैलकुलेट करने में हेल्प करता है मटेरियल्स को। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल फॉर इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस, या नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए फीफो मेथड यूज़ किया जाता है वैल्यूएशन के लिए स्टॉक के, और फुल फॉर्म होता है इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड हम यूज़ करते हैं जो हमारे प्राइसेस कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, तब वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। रिसेशन, फॉलिंग प्राइसेस, इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।